नमस्कार अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम अंजू मैम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। काफी दिनों बाद आ पाया, उसके लिए क्षमा। डांट चलिए लगा दीजिए, कोई बात नहीं। आप बिज़ी भी थे बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब जो कुछ बिहार में हो रहा है उस पर बात करना बनता था। ये जी। बताइए कि प्रशांत किशोर जो हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? एक तो उन्होंने जमकर तेजस्वी यादव की क्लास लगाई। जिस तरीके से उन्होंने सुनाया है तेजस्वी यादव को, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने इतनी सख्त भाषा में कभी तेजस्वी के लिए सब कुछ कहा हो, जो कि हकीकत भी है। अंशु मैम, आपके दर्शकों को थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ। जब प्रशांत किशोर 2013 में बीजेपी के साथ काम करते हैं, तो मुझे एक उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से याद है कि वहाँ पर वो बात करते थे कि पूरे 10 लाख फेसबुक के यूज़र्स हैं इंडिया में। जब लोग सुबह खोलें तो उनको गुजरात का मॉडल दिखना चाहिए। शाम को जब फेसबुक में लॉग इन करें या लॉग आउट करें तो उनको करप्शन कांग्रेस का दिखना चाहिए। इस तरह से नैरेटिव को पुश किया जाता। तो वो प्रशांत किशोर का एक मॉडल है। दूसरा मॉडल उन्होंने फिर 2015 में नीतीश कुमार का अप्लाई किया, जब राजद के साथ गठबंधन में थे, कि नीतीश कुमार एक विकास पुरुष है। और उस समय उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के एक विकल्प हो सकते हैं और कोई नहीं। तीसरा मॉडल जो उन्होंने यूज किया वो सबसे उनके जो आईपैक का मॉडल है वो जगन मोहन रेड्डी वाला मॉडल है। जगन मोहन रेड्डी 2014 में अगर आप टेक्निकली देखेंगे, 2013-12 में, तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के फ्रेम से बाहर थे। उनका कैडर बिखर चुका था, उनकी पार्टी ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर थी। बीजेपी और जदयू को वापस लाना आसान था क्योंकि कैडर था, वोट बेस था, वोटर था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को लाना मुश्किल था। वो इसलिए अंजू मैम, क्योंकि पार्टी, वो जेल में चले गए थे, पार्टी ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पर खड़ी थी। तब वहां उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया था, जो सबसे पहले तो जो पूरा खेल है चंद्रबाबू नायडू के विरुद्ध धीरे धीरे प्लॉट होना शुरू हुआ जब 2014 से। एक चीज आप देखेंगे 2014 के पहले जगन मोहन रेड्डी वाले इरा में जब जाएंगी कि दो लड़के गांव में जाते थे और गांव में अचानक से बातचीत शुरू होती थी कि ये भी क्या डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जहां पर एक की विचारधारा को इस प्रकार से कुचल दिया जा रहा है, उसे जेल में भेजा जा रहा है। बिहार में ये मॉडल दूसरे ढंग से अप्लाई हो रहा है। दो लड़के अचानक से गांव में पहुंचते हैं, 5 लड़कों का ग्रुप, बात होती होती गांव के बड़े बुजुर्गों के बीच पहुंचते हैं, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनसे बातचीत शुरू होती है और लास्ट में बातचीत में वो कहते हैं, अच्छा ये भी तो राजनीति में कोई मौका नहीं, कि मतलब नहीं है कि माँ बाप के होते हुए भी 9th फेल हो जाते हैं। तेजस्वी यादव एक अनपढ़ चीफ मिनिस्टर बनने की होड़ में है क्योंकि उसको लगता है कि यादव उसका मजदूर है। तो वो बहुत सिलेक्टिव ढंग से, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में एकदम सर्जिकल ढंग से वो बिहार की राजनीति में गांव गांव घूम रहे हैं। और सबसे अधिक वो हमलावर तेजस्वी पर है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये इसका वोट अगर हमने तोड़ लिया, इसके वोट बैंक में अगर मैंने सेंध मार ली, तो मेरी बिहार की जो कहानी है सत्ता तक पहुंचने की वो आसान हो जाएगी। इसीलिए वो सबसे अधिक तेजस्वी यादव पर हमलावर है। हालांकि वो जब मुसलमानों के एरिया में पहुंचते तो मोदी पर स्पेशली हमलावर होते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी यादव को कहते हैं मुसलमानों के एरिया में पहुंचने के बाद अंजू मैम के, देखिए आप गरीब इसलिए हैं, आप बर्बाद इसलिए हैं क्योंकि आप तेजस्वी यादव को वोट देते हैं और तेजस्वी यादव आपको बंधुआ मजदूर समझता है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान जाएगा कहां, उसको तो बीजेपी के विरुद्ध में ही वोट करना है, क्योंकि इस देश में लोगों को मोदिया बिंद हो गया है। मोदी बिंद की जगह मोदिया बिंद, मोतिया बिंद की जगह मोदिया बिंद वो यूज करते हैं बिहार में। नीतीश कुमार को फेलियर बताते हैं, 40 साल में समाजवाद के नाम पे बिहार को बर्बादी का ये बताते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी रणनीति को पुश कर रहे हैं जो बिल्कुल एकदम जगन मोहन रेड्डी के मॉडल को मुझे रिप्लिकेट करता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के समय में प्रशांत किशोर कहां पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना, एक फिल्म आई थी ना कोई महेंद्र सिंह धोनी की, उसके बाद आता है युवराज सिंह, उसने धागा खोल दिया। तो बिहार की राजनीति में अब तक सिर्फ बीजेपी था जो इनका धागा खोलता था, लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर हमलावर होता था। पहली बार कोई थर्ड फोर्स आया है जो लालू यादव और तेजस्वी यादव का धागा खोल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां है?
प्रॉब्लम उनको ये इसलिए है कि मोदी मनुवाद, ब्राह्मणवाद, संघ का एलिगेशन वो लगा देते थे। किंतु प्रशांत किशोर तो स्वयं कह रहा है कि भाई मुझे प्रशांत पांडे कहो, ब्राह्मण कहो, ब्राह्मण के नाम पर जो गाली दे रहे हो, मैं तो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा, मैं तो नेता नहीं हूं, मैं तो नेतृत्व नहीं कर रहा हूं। नेतृत्व तो 2 अक्टूबर को हमारी जन स्वराज पार्टी अपने संविधान के अनुसार चुन लेगी। हम तो संविधान बना रहे हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल नहीं है, हम तो आंदोलन करके नहीं निकले, हम तो गांव गांव घूम के निकले हैं। तो राजद असहज महसूस कर रही है। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे 15-20 दिन पहले जो जगतानंद सिंह हैं, आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने एक आरजेडी कार्यकर्ताओं से अपील जारी की थी, आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए कि आप लोग राजद छोड़ के मत जाइएगा, जन सुराज में मत जाइए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक बड़ी टूट राजद के तरफ से भी इंतजार कर रही है, जदयू की तरफ से। इनफैक्ट बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के वो तमाम लीडर जिनको अपनी पार्टी में आने वाले समय में लगता है कि भाव नहीं मिलेगा, और जो थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल माने जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक है, जो अपने आप को समझते हैं कि वो स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, वो शिफ्ट जाता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, वो बहुत बात की कौड़ी है, क्योंकि बिहार कास्ट समीकरण से कितना कास्ट अर्थमेटिक से ऊपर उठेगा ये बात की कड़ी है। लेकिन वो डेंट जरूर राजद की राजनीति में मार रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के इलाकों में जाके कह दिया कि 19% आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो 40 एमएलए कैंडिडेट मुसलमानों के होने चाहिए बिहार में, और मैं दूंगा 40 एमएलए कैंडिडेट। अभी उसका कोर वोटर है। आप देखिएगा सीमांचल में जो लोग विजिट कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर जा रहे हैं, युवा मुस्लिम बहुत तेजी से प्रशांत किशोर से जुड़ रहा है, और ये मुझे डराता है। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली विजिट कर चुका हूं और दिल्ली की राजनीति मैंने देखी है। अचानक से पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी जो मुसलमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ खींच के लेके गई थी, और पहली बार में ही 28 सीटें मिल गई थी। अब प्रशांत किशोर के साथ मैं नहीं जानता XYZ कौन सी शक्ति जुड़ी है, कहां की शक्ति जुड़ी है। वैसे भी मुझे आजकल अंजू मैम ये टाइट टी शर्ट वाले और यूएस रिटर्न वालों पे मेरा विश्वास जो है ना डिगा सा रहता है। मैं बड़ा शक के दृष्टिकोण से उनको देखता हूं। प्रशांत किशोर भी उससे अपवाद नहीं है मेरे लिए। तो ये जो टाइट टी शर्ट ब्रिगेड है, इस तरह के जो डीप स्टेट वाले लोग आ जाते हैं आजकल, तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तो वो मुझे डराता है। वो भी फोर्ड फाउंडेशन वाला था, तो मुझे एक पहलू डराता है कि प्रशांत किशोर के पीछे कुछ तो है, क्योंकि जिस तेजी के साथ मुस्लिम जुड़ रहे हैं वो अप्रत्याशित है। क्योंकि इस तेजी के साथ तो इतना अपीजमेंट करने के बाद नीतीश कुमार के साथ वो नहीं जुड़े। हालांकि असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार को भी मुसलमानों का हमेशा वोट मिलता रहेगा, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं जुड़े जिस तेजी के साथ प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा। तो कुछ तो है। अब राजद के लिए मुसीबत यह है कि अपना मुस्लिम वोट बचाए, या मगध क्षेत्र का अगर जिसको कहते हैं अहिर वोट, उसको छोड़ दें, तो बाकी यादव बड़ा कंफ्यूज है, वो भी जाने को आतुर हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा उनको माई बचाएं या ये, और वो इसीलिए हमलावर है क्योंकि अब उनको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे एक टाइट टी शर्ट वाला दिन रात कास्ट की बात करता है ना, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको 52 से 99 तक हमने पहुंचते देखा। तो अब ये भी जो है ना वैसी स्थिति में है कि वो रिजल्ट उसे मिल रहा है कि नहीं, मुसलमान तो आ गए, यादव भी हम तोड़ लेंगे, और यादव टूट गए तो हम सवर्ण समाज के लोग तो 2024 में ही बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। तो सवर्ण, थोड़ा बहुत यादव मुस्लिम, थोड़ा बहुत वो लोग जो नीतीश कुमार से नाराज हैं, ओबीसी का जन, और मुस्लिम समाज, ये मिला के मैं 31% का एक वोट शेयर बना लूंगा, और जिससे मैं थर्ड कंटेंडर बन जाऊंगा और किंग मेकर बन जाऊंगा। ये लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखना ये है कि सफल होते हैं असफल, वो सेकंड बात है जी। पर अभिषेक जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ इशारा किया कि फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए और जिस तरह से मुसलमान पीके के पीछे आ रहे, प्रशांत किशोर के पीछे आ रहे, उससे आपको लग रहा है कहीं कोई डीप स्टेट का कनेक्शन है, कोई एजेंडा ये भी लेकर आए? जैसे कि हम टाइट टी शर्ट वाले, आप नाम नहीं ले रहे, मैं तो नाम ले सकती हूँ, राहुल गांधी, जिस तरह से उन पर डीप स्टेट के साथ जुड़े होने के सबूत भी हमको मिल जाते हैं जब वो विदेश में जाते हैं। अभी फिर जाने वाले 8 तारीख को, तब भी पता चलेगा किस किस से मुलाकात करके आए हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर के मामले में भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से कोई बैकिंग उनको है?
मेरे पास सबूत नहीं है। अब देखिए क्या है कि केजरीवाल पकड़ा गया कि उसके उसके डायरेक्ट लिंक्स थे फोर्ड फाउंडेशन और इन लोगों से, आपने भी देखा। पर प्रशांत किशोर सिर्फ यूएस रिटर्न है। अब मेरे पास 100% सबूत तो नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं शक के दृष्टिकोण से देखता हूं। देखिए दो रूट है सत्ता की प्राप्ति का। एक केजरीवाल वाला रूट, जहां पे एनार्की फैला दीजिए, सत्ता के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा नफरत फैलाइए, सब पे एलिगेशन लगाइए, ये चोर है, वो चोर है, सब चोर है, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। और फिर न पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये बड़ा ठोस जा रहे हैं। ये इनका फ्रेमवर्क अगर आप देखिएगा प्रशांत किशोर का, तो मैंने आज तक ऐसी कोई पार्टी फॉर्मेशन का फंक्शन देखा नहीं है अपनी 20 साल की राजनीति की जो समझ है उसमें। ये पूरा संविधान लिखवा रहे हैं, संविधान को रीचेक करा रहे हैं, जैसे प्रॉपर बीजेपी या कांग्रेस का किसी समय में फॉर्मेशन हुआ होगा। अब ह्यूम साहब तो ब्रिटिश थे, तो उन्हें पता नहीं कि वो किस तरह से फॉर्म किए थे, लेकिन यहाँ पर वो उनके पास हर चीज का उत्तर जो है ना, वो प्रश्न क्या मीडिया वाले पूछेंगे कि भाई आप दलित, सवर्ण, ओबीसी को कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे सबको, तो वो बताते हैं कि भैया जो सबसे अधिक समाज में नीचे है उसको थोड़ा ज्यादा पुश करना ये। और वो कास्ट बैरियर से हट के बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कास्ट पे राहुल गांधी को अभी रिसेंटली बड़ा लताड़ा है, बोला कि आपकी नानी, दादी, दादी, पिताजी, ये लोग जिस प्रकार की राजनीति करते थे, तो आपके पास 70 साल में थी कि भाई आप कास्ट जनगणना करा के अपलिफ्टमेंट करा सकते थे। आप 10 साल स्वयं सत्ता में रहे, 2 बार जब सांसद थे मनमोहन सरकार के, तो आपके पास अगर ये वाला मॉडल होता तो हम भी फॉलो करते। लेकिन कास्ट की, जाति की जनगणना से किसी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, ऐसा तो कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। तो इस मैकेनिज्म का आप क्या करेंगे? अब रही बात 10 लाख 20 लाख की नौकरी का, उन्होंने एक आंकड़ा निकाल के कल मीडिया में फेंका। वो राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। उन्होंने कहा कि सिंस इंडिपेंडेंस बिहार के 23% लोगों को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी नौकरी में, 23% बोल रहा हूं, 23 लाख लोगों को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सिंस इंडिपेंडेंस यानी 70-74 सालों में सरकारी नौकरी मिली है। ये 9वीं फेल आदमी कह रहा है कि हम 20 लाख रोजगार दे देंगे। कैसे दे देगा? ये तो संभव ही नहीं है। आपको तो ये बताना है कि 98% लोग जो बेरोजगार रह जाएंगे, उनके रोजगार का आप क्या व्यवस्था करें। अब टेक्निकली क्या है, जो जिस समाजवाद पे, जिसपे वो प्रशांत किशोर चैलेंज कर रहे हैं, वो जानते हैं कि तेजस्वी यादव उनसे कंपीट नहीं कर पाएगा, ना नॉलेज में, ना डेटा में, ना मैकेनिज्म में। वो राजद के पास है ही नहीं। जो एसेट्स आईपैक के पास है, जो चुनाव लड़ने का उनका एक्सपीरियंस है, वो नहीं है उनके पास। तो वो इसीलिए बार बार राजद को चुनौती दे रहे हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार को चुनौती देने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ऑलरेडी एक सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा। अब यहां से तो उनको नीचे ही जाना है, उभरता हुआ। तो ये इसी वजह से राजद बहुत असहज है और वो डिस्परेट है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो बीजेपी को लगातार काउंटर करेगी मनुवाद, ब्राह्मणवाद के नाम पे, तो जब तक आप पीके को काउंटर नहीं करेंगे, और अगर प्रशांत किशोर को काउंटर नहीं करेंगे और प्रशांत किशोर लगातार आपको काउंटर करेगा, तो एक पक्ष छूट जाएगा। और जो सबसे बड़ा डर है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दो से हम कैसे निपटे, क्योंकि ये पहली बार है तेजस्वी यादव के साथ। और मुझे लगता है कि राजद के लिए अभी मुश्किल समय आया नहीं है। मुश्किल समय चुनाव से ठीक 4 महीने पहले आएगा, जब पूरा जो इनका मैकेनिज्म है, जिस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार से मैंने कम से कम प्रशांत किशोर जी को फॉलो किया है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, आंध्रा हो, 2-2 बार। आंध्रा में देखिए कमाल हुआ, एक बार जगनमोहन रेड्डी को आईपैक लेके आई और एक बार इस बार चंद्रबाबू नायडू को लेके आई, और दोनों बार रिवर्स खेल खेला। आप देखिए हिंदुत्व के लिए एक पोस्टर बॉय जो खड़ा हुआ, जो सुपरस्टार बने पवन कल्याण, उनके सहारे चीजें लगाई, फिर उसमें मोदी का तड़का जोड़ दिया, और एकदम से वो हिंदुत्ववाद और जो मंदिरों पे बैठे हुए क्रिश्चियन या गैर हिंदू लोग थे, उनके विरुद्ध मैकेनिज्म चला के वो खेला। और जगनमोहन रेड्डी के टाइम में एकदम चंद्रबाबू नायडू के अगेंस्ट में मैकेनिज्म चला। तो ये दोनों तरफ से क्वाइन से जो खेलने की जो प्रशांत किशोर की एक कला है, इसमें तो वो महारत ही है, ये बात तो मान लेनी चाहिए। अच्छा, इस आदमी की कैपेबिलिटी इसलिए भी मैं मानता हूं क्योंकि इसने ताल ठोक के कहा था कि बंगाल में ट्रिपल डिजिट में बीजेपी नहीं पहुंची, नहीं पहुंचने दिया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पास मैकेनिज्म नहीं है। इसके पास जीत का फॉर्मूला है, मैकेनिज्म है, और ये जो कर रहे हैं, इसके लड़के जो कर रहे हैं,
गांव में बैठ जाते हैं, गाड़ियों से किसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन कर लेते हैं, फिर दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव। तो इतना जो परिश्रम है उसका कुछ तो आउटकम आएगा। अब 5% बिल्कुल। वोट कटे, 10%, 15% लेके आए, ये सेकेंडरी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर बीजेपी और राजद दोनों को डेंट करने की परिस्थिति में तो अभी नजर आते हैं। जी। पर एक चीज और है अभिषेक जी, कि आप जैसे कि हमने देखा है कि जितने भी इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, सबके सब जब मुसलमानों के बीच जाते हैं टोपी पहन लेते हैं, लेकिन आप देखिए आयतें पढ़ रहे थे प्रशांत किशोर, और लिबास पूरा मुस्लिम था, और आयतें पढ़ पढ़कर इकरा क्या है इस तरह से उनको समझा रहे थे कि पढ़ना लिखना उनके लिए कितना जरूरी है। तो जब आप पूरे तरीके से पूरा भेष बनाकर उनके बीच में जाते हैं तो इम्पैक्ट तो ज्यादा होता है। तो एक अलग तरह का रास्ता तो उन्होंने अपना लिया है कि वो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक में तो डेंट मारेंगे ही मारेंगे राजद को। देखिए ये हर जगह हो रहा है। आप लोग को सिर्फ मुस्लिम वाला नजर आया, जब वो यादवों के गांव में जाते हैं तो पूरा मुरेठा वुरेठा बांध करके वैसी भाषा, उसी प्रकार का वेशभूषा बनाते हैं, उसी प्रकार की बात करते हैं। सवर्णों के बीच में जाते तो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, मुसलमानों के बीच जा रहे हैं तो आयतें पढ़ रहे हैं। इनको, मैं वही कह रहा हूं कि इनको पता है वो जो फॉर्मूला है। और ये देखिए क्या है ना कि बुजुर्ग तो शायद रिजिड होते हैं, वो दे रहे हैं कांग्रेस को, पर ये युवाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब राजद का बड़ी समस्या आ गई है। पिछली बार 5 विधायक ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन से जीते थे सीमांचल से। अब जरा इस चीज को समझे कि राजद ने क्या किया कि उनमें से 4 विधायकों को तोड़ के अपने में मिला लिया। लेकिन उससे पार्टी तो खत्म नहीं होगी ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन। अब ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन फिर से वो बिहार के उन सीमांचल क्षेत्रों में जा रही है, राइज कर रही है, कह रही है कि देखो हमने मुस्लिम और अपने इसके लिए अपने कौम के लिए बात कर सके उन विधायकों को जिताया था, उसको राजद ने तोड़ लिया, हमारी कौम की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो प्रशांत किशोर एक अलग डेंट कर रहे हैं, ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन अलग करेगी। बड़ा मुश्किल है इस बार तेजस्वी के लिए। और तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस से बड़ा कोई अलायंस पार्टनर उनको ढूंढना होगा, और वो इसलिए जरूरी है कि उनके भरोसे वो जीत नहीं सकते। और ये अगर इस बार तेजस्वी यादव चूक गए सीएम बनने से तो संभवतः बिहार में देर हो जाएगी उनके लिए। और दूसरा, जैसे आप कहते हैं टूट भी हो रही है, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में हो सकता है कि टूट देखने को मिले, लेकिन आरजेडी के तो एक दिग्गज नेता रजक अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो उसके बाद और लोग भी कतार में है क्या? नहीं, श्याम रजक के छोड़ने का कारण है कि देखिए श्याम रजक ये फुलवारी शरीफ पटना से वो विधायक रहते हैं, और वो इस बार वो नहीं बन पाए, राजद ने उनको टिकट नहीं दिया था। और दूसरी बात ये है कि श्याम रजक जदयू में बहुत पहले से रहे, वो कंफर्टेबल रहे। जेडीयू अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। जेडीयू को पता है कि अगर इस इलेक्शन में बने रहना है तो सिर्फ मोदी जी का साथ, मोदी जी का विकास और पैसा काम नहीं आएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट या फिर जो हमने एस्ट्रोटर्फ, वर्ल्ड क्लास का एस्ट्रोटर्फ हॉकी के लिए बना के रख दिया, एक डेवलपमेंट का नया फिर से हम दे रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, राजद के साथ थे तो हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। इसके अलावे आपको चाहिए नेता जिनका अलग अलग पॉकेट्स में अपना वोट हो। तो दलितों के वोट पर वो विशेष रूप से फोकस कर रही है। वो समझती है कि प्रशांत किशोर अगर तोड़ेंगे भी तो थोड़ा बहुत अपर क्लास, जिसको कहते हैं सवर्ण समाज का वोट, मुसलमान, यादव, ये सब तो तोड़ लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कुशवाहा भी इधर उधर तोड़ ले, लेकिन मूलतः जो है वो वोटर नहीं तोड़ पाएंगे, जिसपे जीतन राम मांझी, श्याम रजक, चिराग पासवान इनका कब्जा है। वो चिराग पासवान से भी घनिष्ठ हो चले हैं आजकल जदयू। तो आप देखिए कि जेडीयू अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। अच्छा, वो भूमिहारों में पहुंच रही है, अनंत सिंह को बाहर निकलवाया, और जिस प्रकार से अभी अशोक चौधरी ने वो फ्रस्ट्रेशन में भूमिहार वाला बयान दे दिया, उसको तुरंत कवर अप किया ललन सिंह को बुला करके। तो ये सारी चीजें देखिए, और जेडीयू अपनी पॉलिटिक्स बदल चुकी है। कल तेजस्वी यादव मिलने तो गए थे, लेकिन उनको इस बात का ध्यान नहीं था कि राजद यहाँ पर एक है ना वो गीत, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। राजद समझ रही है कि जेडीयू संभवतः प्रधानमंत्री पद के लालच से पलट सकती है, क्योंकि अभी डीप स्टेट वाले कुछ दिन पहले जो है चंद्रबाबू नायडू से भी मिले थे, मिले। लेकिन इससे नंबर उनके पास नहीं आता ना। जेडीयू इस बात को समझ रही है, ललन सिंह इस बात को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने का। इसी वजह से ये सारी मीटिंग से कुछ आउटकम निकलना नहीं था। हाँ, तेजस्वी यादव के लिए आउटकम निकला कि उन्होंने अपने विधायकों को रखवा के एक माहौल बना लिया। और देखिए जितनी बार तेजस्वी यादव मिलेंगे नीतीश कुमार से वो माहौल बदलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति एक लोगों के मन में है कि भाई वो पलट सकते हैं।
पर नीतीश कुमार अगर आप देखिएगा तो सबसे ट्रस्टेड अलाय साबित हुए हैं 2024 के चुनाव के बाद। यहां तक कि चिराग पासवान ने भी आंखें दिखाई हैं, पर तेजस्वी यादव के लाइन पे कभी भी जेडीयू नहीं गई। इनफैक्ट इजरायल वाले मुद्दे पे उन्होंने केसी त्यागी को बर्खास्त कर दिया, जो बताता है कि नहीं, वो भारत सरकार के साथ उनका ठीक चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में तेजस्वी यादव फिर क्यों गया? तो देखिए, उनके द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी बिहार में और उन अधिकारियों को अब बदल दिया गया। बहुत सारे अधिकारी तेजस्वी यादव की सुनते नहीं है, तो दो फायदा, एक तो मिल लेंगे तो अधिकारियों के मन में आएगा कि कल को नीतीश पलट गए तो इनके साथ रिलेशन वैसा रहेगा, तो सुन लेते हैं थोड़ी बात तेजस्वी की भी, तो अधिकारियों पे। और राजद वालों को मैसेज दे दिया कि भाई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, हमारी बात चल रही है, हम 2025 तक देख लेंगे, क्या टेंशन की बात है। तो थोड़ा बहुत मोरल बूस्टअप वाला खेल चल रहा है, बस, और कोई बात नहीं। क्योंकि तेजस्वी तो बोलते रहे ना चुनाव के दौरान भी कि चचा वापस आएंगे, हो सकता है हमसे फिर से बात करें, तो वो माहौल बन जाता है। पर आपको वक्फ बोर्ड को लेकर भी तो कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति देखने को मिली थी जेडीयू में। आपको लगता है कि चिराग पासवान ने भी उस पर स्टेटमेंट दिया था, जबकि वो बिल संशोधनों के साथ पेश जरूर हुआ, जेपीसी में चला गया, लेकिन क्या ये मुद्दे उनको हर्ट कर सकते हैं? नो, आई डोंट बिलीव कि वक्फ बोर्ड को लेकर के ज्यादा हर्ट करेगा। अभी बिहार में एक पटना के पास फतुहा में एक गांव है, वहां की पूरी एक गांव को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है 30 दिन के अंदर भूमि खाली करने के लिए। तो बीजेपी के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो अपने नैरेटिव को समझाने में कामयाब होगी। अब फतुहा में जो गांव है, वो वहां पे बहुत अधिक जो है यादव ही है, और वहां पे वो बात करने होने लगी है कि बताओ, पूरा गांव को मुसलमान ऐसे एक नोटिस लेके भेज रहा है, फिर तो पूरा जमीन हड़प लेगा, मोदिया ठीके कर रहा है, जो टिपिकल बिहार की भाषा होती है, मोदिया ठीक ही कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी है। देखिए, समय इस वक्त जेपीसी में जाना ज्यादा बेटर था, क्योंकि विपक्ष को का मुंह भी आपको बंद करना, और अमेंडमेंट आवश्यक है। अगर आप भी 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं और पीएफआई भी 2047 का विजन चल रहा है, तो जीतना तो किसी एक विजन को ही है। और उस विजन में नरेंद्र मोदी के पास थोड़ा अपर हैंड इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सत्ता में है। तो कार्रवाई तो वो करेंगे, और मुझे लगता है जेपीसी वक्फ बोर्ड का वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है, क्योंकि फिर ये एनपीआर पे काम करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि एनआरसी की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद ये एनपीआर पे लेके आएंगे, और फिर एक अलग नैरेटिव 2029 इलेक्शन से पहले ये लेके चलेंगे। इनका यही प्लान है जी। लेकिन कम से कम इतना मतलब आपको भी भरोसा है कि अब की बार पलटेंगे नहीं नीतीश बाबू? नहीं, 2025 तक देखिए, मैं 2 ढाई 3 महीने पहले की राजनीति को प्रेडिक्ट कर सकता हूं, नीतीश कुमार को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन 2025 तक मुझे लग रहा है कि कम से कम पलटने की संभावनाएं नहीं है। और आप वेट कीजिए, 2025 के बाद अगर वो पलट भी जाएंगे तो बीजेपी के पास अकेले ही इतना नंबर होगा। अभी देश भर में न जाने कितने कांग्रेस से लेकर के कहां कहां के सांसद पार्टी छोड़ेंगे, अकेले हो जाएंगे, वो समर्थन हो जाएगा, और नंबर पहुंच जाएगा 2025 आते आते बीजेपी के पास खुद ब खुद अकेले 250 255 का अकेला बीजेपी का नंबर होगा, फिर वो आराम से सत्ता में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनके पास। चिराग पासवान की पार्टी में क्या चल रहा है? क्योंकि उनके चाचा ने कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद से लगने लगा है कि पार्टी में टूट हो सकती है। क्या? नो, आई डोंट, नहीं नहीं, देखिए, टूट नहीं होगी। चिराग पासवान की भी मजबूरी है, हनुमान कहना अलग बात, और अपनी जातीय राजनीति को देखिए, मजबूरी क्या होती है क्षेत्रीय दलों के साथ, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, तो इनके पास वोटर तो कास्ट ही है। अब बीजेपी को कैसे हेल्प मिलेगा जब पासवान समाज से पूरा चिराग पासवान का पासवान समाज ही नाराज हुई है। तो आरक्षण की समीक्षा वाले बयान पर जिस हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन फैला, तो इनको स्टैंड लेना पड़ा। इनको लगा कि पासवानों को निकाल दिया जाएगा, तो ये स्टैंड लेना पड़ता है। उसी प्रकार से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें जो है लेटरल एंट्री वाले में क्यों लिया। देखिए, लेटरल एंट्री वाले में चिराग पासवान को खुद मौका दिया गया कि आप बोल लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी भी उसी पक्ष से बोल रहे, तो कम से कम चलो हमारे ट्रस्टेड अलायंस के पास वो एक चला जाए कि चलो उसने बोला तो हम सोच रहे हैं, एनडीए को मिला के हम काम कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें हैं। नरेंद्र मोदी टेक्निकली जो है लेटरल एंट्री के उस इस पे पूरा शुरू से ही नाराज थे, और इस वजह से ही हुआ, तो हनुमान जी वाला ही वो काम हुआ। बाकी उनकी पार्टी में टूट की संभावनाएं कतई मुझे नजर नहीं आती जी। तो उनके चाचा की मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? कहा तो जा रहा है कि देखिए, वो अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं बीजेपी के साथ। कहा गया था कि उनको राज्यसभा का भी बोला गया था, और प्रिंस पासवान के लिए भी बोला गया था कि दोनों में से किसी एक को सेटल करेंगे। तो ये चर्चाएं तो होती रहेंगी। और देखिए, क्या है ना कि राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स चारों तरफ से चलती रहती है, और उसी के वजह से आप जीतते हैं। राजनीति में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता,
सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और उसमें बीजेपी को भी इंटरेस्ट है, जदयू को भी इंटरेस्ट है, और तेजस्वी को। जब सबके इंटरेस्ट मिलते हैं तो एक अलायंस का फॉर्मेशन होता है, और यही दुनिया है, ऐसे ही चलेगा। प्यार मोहब्बत की बात राजनीति में नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के घूमते हैं। पर ये चलते चलते बताइए कि जो चैलेंज दिया है प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को कि वो समाजवाद पर तो बिना पढ़े 5 मिनट नहीं बोल सकते, ट्यूशन ले ले उसके बाद बोले तो सही। तो ये तो सीधा सीधा चैलेंज है, क्या इस चैलेंज को तेजस्वी एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए इंडिया में वो चाहते हैं, देखिए प्रशांत किशोर यही चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बनाया जाए, और डिबेट के लिए तेजस्वी को ललकारा जाए। हम दोनों के बीच डिबेट होगा, मैं ही जीतूंगा, वो जानते हैं। क्योंकि आप पढ़ा ही नहीं है बेचारा, स्कूल कॉलेज ही नहीं गया, तो कितना जानेगा इन सब सब्जेक्ट पे। ठीक है, मान लीजिए उसके भी मेंटोर होंगे, लेकिन कितना सीखेगा तेजस्वी यादव, उसकी भी सीमाएं हैं, और वो चैलेंज कर रहे हैं जो उसके सीमा के काफी परे है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वो क्या है कि बार बार वो हर बार पिंच करेंगे। ये प्रशांत किशोर का पहला अटैक है, अंतिम नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए बिहार के भी विश्लेषकों को। अभी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली है तेजस्वी यादव को, और इसको पार करके बहुत दूर पर खड़ा हुआ है जो सीएम का कुर्सी है 2025 का। और देखिए अच्छी बात यह है कि एक बिहार और यूपी का ऐसा चुनाव होता है अंजू मैम, जहां पर एक साल पहले ही मजा आने लगता है। अभी चुनाव में लगभग 12 महीने हैं, लेकिन देखिए बिहार में राजनीतिक रूप से हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, एक्सेप्ट बीजेपी। बीजेपी तो आपको पता है इन दिनों बीजेपी मोदी के भरोसे होती है, तो बीजेपी में कुछ फिलहाल कोई भी डेवलपमेंट मुझे नहीं दिख रहा है बिहार में। बाकी सभी पार्टियां, चाहे वो चिराग पासवान हो, जेडीयू हो, आरजेडी, सब अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर चुकी है। जी अभिषेक जी, एक उपचुनाव भी होने वाला है बिहार में, उसमें भी जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अपना कैंडिडेट उतारेंगे। हाँ उतारेंगे, पर आई डोंट थिंक सो कि वो चमत्कारिक रूप से कुछ काम कर पाएगा। देखना होगा कि वो क्या करता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि अभी प्रशांत किशोर की असली पॉलिटिक्स चुनाव से 5 महीने पहले जब शुरू होती है, जब वो फुल फॉर्म में आते हैं। और वही अभी तो ये अपने कैडर को 2 अक्टूबर को ये बताएंगे कि भाई आज हमारा भाई पार्टी बन गया, संविधान बन गया, कैडर हो गया। इसके बाद देखते हैं अभी कहाँ जाना है। अभी तो कहानी में बहुत कुछ है। देखिए बिहार इतनी जल्दी कास्ट छोड़ देगा, आई रियली डाउट ऑन दैट। मुझे इस पे शक है। मैं बिहारियों को ठीक से जानता हूँ, वो अपनी जाति छोड़ देंगे तो फिर बिहार के पास क्या बचेगा। और जाति जो है उसी पर ही सबसे ज्यादा वार कर रहे हैं प्रशांत किशोर अपनी पार्टी शुरू करने से पहले। तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को और टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी उन्हीं की पार्टी आरजेडी, और उसको टारगेट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि उसी से पार निकलना है अगर वो सोचते हैं कि वो कहीं सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं 2025 में। लेकिन चलिए, इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी दी आपने मेरे दर्शकों को, तमाम बिंदु समझाए मेरे दर्शकों को अभिषेक जी, और मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।